हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले कुछ वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम के अंदर जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में जो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजी का जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर में भी जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक का जो बायोलॉजी है उसका थर्ड चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उन क्वेश्चनों का आंसर किस तरह से होगा। ठीक है, तो बॉक्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है बोर्ड का एग्ज़ाम वो उसमें एनसीईआरटी बुक का जो बॉक्स में क्वेश्चन दिया गया है वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में तो बहुत सारे बॉक्स है, सारे बॉक्स को हम लोग एक बार डिस्कस नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके सारे बॉक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मुख्य रूप से बॉक्स नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चन है उसके ऊपर रहेगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बॉक्स नंबर 1 में कितने सारे क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन है और उसका आंसर किस तरह से होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। ठीक है, यानी यहाँ पूछा गया है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो सबसे पहला बात आपको ये समझना पड़ेगा कि डीएनए प्रतिकृति किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक डीएनए है, अब इस डीएनए से जब ऐसा ही डीएनए का दूसरा कॉपी तैयार होगा, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डीएनए प्रतिकृति बोलते हैं। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेप्लिकेशन, REPLICATION, यानी कि इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए प्रतिकृति। ठीक है, तो बोला गया है कि इस डीएनए प्रतिकृति का हमारे प्रजनन में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, जब भी नर और मादा में युग्मक का निर्माण होता है तो युग्मक के अंदर पाया जाता है डीएनए, और वही नर और मादा युग्मक के मिलने से ही आगे संतान का उत्पत्ति होता है। इसी कारण से नर और मादा दोनों के गुण हम लोग को संतति में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब डीएनए प्रतिकृति ही नहीं होगा तो जनक का जो डीएनए है वो युग्मक के द्वारा संतान में जाएगा ही नहीं, तो इस कारण से गुण प्रकट नहीं हो पाएगा। इसीलिए डीएनए प्रतिकृति बहुत आवश्यक है। डीएनए प्रतिकृति जब होता है तो युग्मक के द्वारा जनक का गुण जो है संतति में स्थानांतरित होता है, पहला बात। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जब भी डीएनए से डीएनए बनता है तो उस समय कुछ न कुछ होता है त्रुटि, यानी उस समय कुछ न कुछ होता है गलती। जब भी जो पुराने डीएनए से जो नया डीएनए बनता है उसमें कुछ न कुछ बदलाव, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नता उत्पन्न हो जाता है, और इस कारण से बनने वाला डीएनए पुराने वाले डीएनए से थोड़ा सा भिन्न होता है, और थोड़ा सा भिन्न होने के कारण से ही क्या होता है, वो थोड़ा सा अलग गुण प्रकट करता है, जिस कारण से जीवों के अंदर बदलाव देखने को मिलता है, विभिन्नता देखने को मिलता है, और यही विभिन्नता धीरे धीरे करके क्या करता है, उस जीव का विकास करवाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों में प्रजनन में इसका काफ़ी अधिक महत्व है। ठीक है, तो आइए इसको तो हम आपको समझा दिए। अब आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का निम्न महत्व है। सबसे पहला महत्व बता दिए हैं, क्योंकि इसी के द्वारा जो है जनक का गुण युग्मक में स्थानांतरित होता है, पहला। उसके बाद में दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा
जब भी ये प्रक्रिया होता है तो उस समय कुछ विभिन्नता उत्पन्न होती है, ठीक है, जो जीव विकास करवाता है। तो यहाँ पे क नंबर के में हम लोग क्या लिखेंगे, डीएनए प्रतिकृति के द्वारा जनक का गुण युग्मक के द्वारा संतति में स्थानांतरित होता है, जिस कारण से संतति अपने जनक के जैसा होता है। ठीक है, ये बात आपको बता दिए थे। उसके बाद में ख नंबर में क्या लिखेंगे, डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए में कुछ परिवर्तन आता है जो संतति में कुछ मात्रा में विविधता उत्पन्न करता है, जिस कारण से जैव विकास होता है। तो इसीलिए इसका ये महत्व है। ठीक है, आपको बता दिए। अब आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप लोग इसी आंसर को लिखिएगा, और इस आंसर को लिखिएगा तो आपको पूरा एग्जाम में नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो बॉक्स है उसमें केवल 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं सेकंड बॉक्स में क्या दिया गया है। तो सेकंड बॉक्स का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि जीवों में विभिन्नता स्पेसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? ठीक है, तो सबसे पहला स्पेसीज को समझेंगे और व्यष्टि को समझेंगे, और इस क्वेश्चन के पहले हम इस क्वेश्चन को पहले एक कहानी के द्वारा आपको समझाएंगे, उसके बाद में इसका आंसर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वरना ऐसे ही क्वेश्चन को रटने से कुछ फ़ायदा है नहीं। आप अभी रटिएगा, थोड़ा देर बाद भूल जाइएगा, बात वही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप समझ के एक बार पढ़िएगा तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक तालाब बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तालाब बना दिए, और इस तालाब में कुछ इस तरह से हम लोग बना दिए मछली। यह एक मछली है, इसके अलावा यह एक मछली है। ठीक है, इसके अलावा इस तालाब में यह एक मछली है, ये मछली है। इसमें इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर पानी है। इसमें क्या है, इसमें पानी है। अब आइए समझिए एक बात आप देखिए। अब मान के चलिए ये 1700 ईस्वी का बात है, 1700 ईस्वी का बात है। तो उस समय का माहौल, उस समय का पृथ्वी का तापमान आज की अपेक्षा बिल्कुल अलग होगा। उस समय मान के चलिए पृथ्वी का तापमान उतना अधिक नहीं होगा, लेकिन आज मानव के गतिविधि के कारण से आज क्या हो गया है, पृथ्वी का तापमान पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ गया है, प्रदूषण हो गया है आज। ठीक है, तो ये समझते हैं कि ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1700 ईस्वी का बात है, उस समय का पृथ्वी कुछ अलग है। और यहाँ पे आप लोग को मछली के एक मछली के प्रजाति, यानी यहाँ पर एक मछली के स्पेसीज दिखाई दे रहा है। इन सारे जीवों को एक साथ क्या बोलेंगे, स्पेसीज। लेकिन इसी में से अगर किसी एक मछली को हम लोग बोलेंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे व्यष्टि। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे व्यष्टि। पूरे जीवों को एक साथ क्या बोलेंगे, स्पेसीज, और इसी में से एक मछली को क्या बोलेंगे, व्यष्टि बोलेंगे। तो बोला गया है कि अगर विभिन्नता हो रहा है तो अगर पूरे स्पेसीज में होता है तभी जाके उसको लाभ मिलता है, लेकिन उस स्पेसीज में से किसी एक के अंदर विभिन्नता होगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी को हमको समझाना है आपको बढ़िया से। तो ये 1700 ईस्वी का बात है, लेकिन आज का माहौल क्या है, आज का माहौल है 2023 का माहौल है, और 2023 का माहौल बिल्कुल पहले की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न है। CO2 के कारण से, विश्व उष्मन के कारण से क्या हो गया है, अभी का तापमान पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ गया है। तो जल के अंदर का भी तापमान बढ़ा होगा। तो बदलते समय के अनुसार अगर ये जो मछली का जो स्पेसीज है, अगर सारे मछली अगर अपने अंदर विभिन्नता नहीं करते हैं, अगर अपने अंदर बदलाव नहीं करते हैं, और कैसा बदलाव, गर्म पानी सहने का बदलाव, तो ये सारे मछली क्या होंगे, ये सारे मछली मारे जाएंगे, ये सारे मछली खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सारे मछली यानी कि इस मछली के पूरे प्रजाति ने क्या किया, अपने अंदर बदलाव किया और गर्म पानी को सहने का क्षमता उत्पन्न किया, तो सारे मछली बच जाएंगे। 2023 में भी इनका अस्तित्व देखने को मिलेगा। लेकिन उसी में से केवल अगर एक मछली अगर अपने अंदर बदलाव लाता है, अगर अपने अंदर विभिन्नता उत्पन्न करता है,
तो इस बदलाव का फायदा केवल इस मछली को मिलेगा, बाद बाकी सारे मछली क्या होंगे, गर्म पानी के कारण से जो है मारे जाएंगे। और एक मछली के जिंदा होने से फायदा ही क्या है। जैसे मान के चलिए हम किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ाने से अगर सारे बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, केवल एक बच्चा ही पास होकर निकल रहा है, तो पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। सारा बच्चा कम से कम पास होना चाहिए था। उसी तरह से अगर विभिन्नता उत्पन्न हो रहा है तो पूरे स्पेसीज में विभिन्नता उत्पन्न होना चाहिए, तब जाके उसका अस्तित्व कायम रहेगा। लेकिन उसी में से किसी एक के अंदर विभिन्नता उत्पन्न हो रहा है, तो वो विभिन्नता का फायदा या नुकसान केवल उसी जीव को होगा और किसी को होने वाला है नहीं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप लोग और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आइए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे हम लोग अब। तो जीवों में विभिन्नता स्पेसीज के लिए लाभदायक है, ना कि किसी व्यष्टि के लिए, किसी एक के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन सब में होगा तब ये लाभदायक है। क्योंकि जब विभिन्नता किसी स्पेसीज में उत्पन्न होती है तो उस स्पेसीज के सारे जीवों को उस विभिन्नता का लाभ मिलता है, सारे को लाभ मिलेगा अगर विभिन्नता अगर होता है स्पेसीज में तो। लेकिन जब विभिन्नता किसी स्पेसीज के एक विशिष्ट में होता है तो उस विभिन्नता का लाभ केवल एक ही विशिष्ट को मिल पाता है, ना कि पूरे स्पेसीज के जीवों को। इसीलिए जब भी विभिन्नता होना चाहिए तो सारे जीवों में होना चाहिए, ना कि किसी एक के अंदर। किसी एक के अंदर होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग का था फर्स्ट नंबर बॉक्स का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो में अगर कोई डाउट है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपका जल्द से जल्द आपके डाउट का हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी ये इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।